मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परिवहन, संचार, व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हमने पहले वीडियो में बनाया था, परिवहन एवं संचार, अब इस अध्याय में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कक्षा 12वीं भूगोल के अंतर्गत का वस्तुओं, पदार्थों एवं जीवों के आदान प्रदान या क्रय विक्रय को व्यापार बोलेंगे। ठीक है, जब लेन देन को दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब कोई देश अपने उत्पाद को दूसरे देशों में भेजता है तो उसे निर्यात व्यापार बोलेंगे। एवं उसके अपने ही अन्य जैसे अन्य देशों से वस्तुएं मंगाता है, जैसे भारत देश से दूसरे देशों से अगर वस्तु आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयात व्यापार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम विश्व व्यापार का आधार एवं बदलता स्वरूप। मानव सभ्यता के उदय के साथ ही व्यापार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई एवं विकास के साथ साथ व्यापार के स्वरूप में भी बदलाव आया। प्रारंभ में मानवीय आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, मानव उपयोग की जो वस्तुएं थी वो सीमित थी। व्यापार का क्षेत्र भी सीमित था। एक गांव के लोग एक ही गांव में आपस में ही लेन देन कर लेते थे, वस्तु विनिमय होता था एक दूसरे के बीच ही। अपनी वस्तु देते थे, बदले में आवश्यकता की वस्तु ले लेते थे। मुद्रा के प्रचलन ने व्यापार के स्वरूप को बदल दिया एवं इसके क्षेत्र को व्यापक रूप में बना दिया। उसके बाद देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। ये परिस्थितियां ही व्यापार की आवश्यकता को जन्म देती हैं एवं व्यापार का आधार होती हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत हम पहला देखते हैं देशों का पारस्परिक संपर्क एवं विनिमय की इच्छा। व्यापार हेतु दोनों पक्ष का पारस्परिक संपर्क हो तथा दूसरे एक दूसरे से लेन देन की इच्छा रखते हों। पारस्परिक संपर्क द्वारा देश एक दूसरे की आवश्यकता से परिचित होते हैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद देखते हैं हम अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन। व्यापार हेतु देश में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होना आवश्यक है ताकि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष बचे माल को दूसरे देशों को भेजा जा सके। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं आर्थिक विकास में विभिन्नता। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास में अंतर होने से अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। जैसे कि देखते उदाहरण, कम विकसित वाले देशों को निर्मित माल की आवश्यकता होती है तथा औद्योगिक विकसित राष्ट्रों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम जनसंख्या वितरण की भिन्नता। जनसंख्या वितरण की, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। जैसे कि चीन में अलग है, भारत में अलग है, बांग्लादेश में अलग है, पाकिस्तान में बहुत अलग है। वैसे ही जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सोवियत संघ में अल्प जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या वाले देश उपलब्ध संसाधनों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं और कम जनसंख्या वाले देश अधिक जनसंख्या वाले देशों को प्रायः खाद्यान्न एवं खनिज उपजों का निर्यात करते हैं। जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि देश गेहूं का निर्यात यूरोपीय तथा अन्य सघन जनसंख्या वाले देशों को करते हैं। उसके बाद देखेंगे हम विदेशी पूंजी निवेश। विदेशी पूंजी निवेश का अर्थ है जब निर्धारित देश बड़े बड़े उद्योगों के लिए पूंजी जुटाने में असमर्थ होते हैं। विकसित एवं संपन्न देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस आदि देशों ने अपनी पूंजी लगाते हैं जिससे उन्हें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल, धातु, अयस्क, भोज्य पदार्थ तथा सुलभता से मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट उन्नत परिवहन साधन। उन्नत परिवहन साधन के अभाव में अधिक एवं उत्तम कोटि का माल भी मंडियों में नहीं पहुंचने के कारण व्यर्थ हो जाता है। फिर देखते हैं हम सरकार की व्यापार नीति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उदार सरकार नीति आवश्यक होती है। प्रायः सरकारें आयात व्यापार को कम तथा निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास में आयातित वस्तु पर भारी टैक्स लगा देती हैं और निर्यात के लिए विभिन्न प्रकार की छूट देती हैं। उसके बाद देखेंगे राजनीतिक संबंध। परस्पर अच्छे संबंध वाले देशों के बीच व्यापार भली भांति पनपता है। जैसे यूरोपियन साझा बाजार के देशों में पारस्परिक अधिक व्यापार होता है। उसके बाद देखेंगे देश की स्थिति। देश की स्थिति भी व्यापार के लिए आवश्यक होती है। जैसे देखते हैं देश की स्थिति में भौगोलिक स्थिति भी व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे ब्रिटेन हो गया, विश्व के समस्त जलमार्गों और वायु मार्गों का केंद्र बिंदु है, इसलिए आज भी ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत उन्नत है। उसके बाद देखेंगे जन रुचि। ब्रिटेन वासी चाय और संयुक्त राज्य अमेरिका निवासी कॉफी पीने की रुचि रखते हैं।
अतः ब्रिटेन चाय और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉफी का आयात करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम युद्ध एवं शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शांति का बने रहना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय अस्त व्यस्त का व्यापार ही होता है, अन्य सभी प्रकार के व्यापार बंद हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम उत्पादों की गुणवत्ता। उत्पादों की गुणवत्ता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। अच्छा, अधिक उपयोगी एवं टिकाऊ उत्पादन की मांग सदैव एवं सर्वत्र रहती है, जैसे स्विट्जरलैंड की घड़ियां, डेनमार्क का दुग्ध उत्पादन, जापानी कैमरा, फ्रांस की फैशन सामग्रियां आदि। उसके बाद 14 नंबर है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत उपयोगी होता है। संपन्न देशों के लोगों की आय अधिक होने के कारण क्रय विक्रय की शक्ति अधिक होती है, तथा निर्धन देशों के लोगों की कम आय के कारण क्रय शक्ति भी कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के अंतर्गत है आयात द्वारा कच्चे माल की पूर्ति संभव हो पाती है, व्यापार के संबंध सुधरते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश के व्यापार में जो संबंध है वो सुधरते हैं। सूखा एवं अकाल का सामना आयात द्वारा करने में सफलता मिलती है, जैसे सूखा एवं अकाल के समय एक देश दूसरे देशों की मदद करते हैं, ये खाने पीने का सामान पहुंचाते हैं, उसको हम आयात बोलेंगे। ठीक है, उपभोक्ता को उत्पन्न एवं सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो जाती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। कोई देश किसी वस्तु का आयात तभी करता है जब उसका वहां उत्पादन अधिक महंगा पड़ता है, अतः आयात से सस्ता माल मिल जाता है। उसके बाद देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें हानियां भी हैं, जैसे कि कच्चा माल निर्यात करने वाले देशों का औद्योगिक विकास नहीं हो पाता है, दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ जाती है, व्यापार के लिए औद्योगिक विशिष्टीकरण के कारण सर्वोन्मुखी विकास उसका नहीं हो पाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से खनिज पदार्थ का शोषण तीव्र गति से होते रहता है, जिससे उसकी उनके शीघ्र समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद उसी के अंतर्गत हम अपना टॉपिक देखेंगे व्यापार संतुलन। ठीक है, व्यापार संतुलन किसे बोलेंगे, जैसे यदि कोई देश में व्यापार से जितना भी धन प्राप्त करता है उतना ही आयात व्यापार में व्यय करता है, तो उस देश का व्यापार संतुलित व्यापार कहलाएगा। ठीक है, यदि निर्यात व्यापार से कम आय तथा आयात व्यापार से अधिक व्यय हो तो वह व्यापार असंतुलित व्यापार कहलाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में है हमारा परिवहन के विभिन्न साधनों में हुए क्रांति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 25 वर्षों में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है। अब व्यापार किसी देश विशेष के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में पूरे देश जो है एक दूसरे पर निर्भर है किसी न किसी रूप में। उसको देखेंगे हम। विश्व व्यापार की दृष्टि से सभी देश को सामान्यतः 3 श्रेणी में रखा जाता है। पहला है विकसित श्रेणी देश, दूसरा है विकासशील देश, तीसरा समाजवादी देश। विकसित श्रेणी देश में है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इत्यादि देश आते हैं। विश्व व्यापार में 75% भाग इन्हीं देशों का है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे विकासशील देश। विकासशील के देश के अंतर्गत एशिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश देश आते हैं। ये देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले होते हैं तथा कम व मध्यम प्रति व्यक्ति आय वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तीसरा हमारा है समाजवादी देश। समाजवादी देश के अंतर्गत चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा, वियतनाम एवं मंगोलिया जैसे देश ही हैं। पूर्व सोवियत संघ अब प्रजातंत्र देश बन चुका है। विश्व व्यापार में इन देशों का हिस्सा मात्र 1.5% के लगभग है। उसके बाद देखते हैं हमारा पॉइंट है आयात व्यापार। विश्व के आयात व्यापार की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। पहला है अधिकांश देश औद्योगिकरण में स्वावलंबी बनने के लिए अधिक से अधिक आधारभूत खनिज एवं मशीनें और पूंजीगत सामान का आयात करता है। दूसरा है अधिक व जनसंख्या वाले देशों द्वारा विकसित देशों से खाद्यान्नों के आयात की प्रवृत्ति बढ़ती रही है। तीसरा है विकसित देशों में कच्चे माल का आयात बढ़ता रहा है। वर्तमान में प्रायः अधिकांश देश मौलिक उपकरण, कारखानों में निर्मित वस्तुएं एवं मशीनों का ही अधिक आयात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे
आयात व्यापार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आयात हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका से जूट, रबर, तिलहन, चाय, कौवा, कोको इत्यादि। जर्मनी से पेट्रोल, खाद्यान्न, कोयला, लकड़ी, मांस इत्यादि। जापान से लोहा, पेट्रोलियम, ये सब आयातित वस्तुएं हो गई। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे निर्यात वस्तुएं। विश्व के निर्यात व्यापार की प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। विकसित देशों के निर्यात में मुख्यतः तैयार माल, मशीनें इत्यादि होते हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे कि कुछ वर्षों में विकासशील देशों से भी निर्यात में वृद्धि हुई है। प्रमुख निर्यातक देशों में चीन है, कोरिया, ब्राजील, भारत इत्यादि देश सम्मिलित हैं। तीसरा देखेंगे विकासशील देश में मुख्यतः बागानी कृषि वस्तुएं, खनिज, तंबाकू, शक्कर, सूती व रेशमी वस्त्र, खनिज तेल आदि का निर्यात विकसित देशों को हो रहा है। चौथा है विकासशील देशों में आपस में मुख्यतः भारी व हल्के इंजीनियरिंग माल, शक्कर, पेट्रोलियम, रेशमी, सूती कपड़े, वस्त्र, इस्पात एवं विद्युत सामग्री का निर्यात होता है। निर्यात की जाने वस्तुएं देखेंगे, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं मशीनें, मोटर, बिजली का सामान, कृषि यंत्र, रासायनिक पदार्थ, वायुयान, जलयान इत्यादि। जर्मनी से लौह इस्पात का सामान, मशीनें, मोटर कार। जापान से विद्युतकरण, इस्पात की वस्तुएं। फ्रांस से इस्पात के सामान। ऐसी निर्यातक वस्तुएं हैं। उसके बाद देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार का संगठन का योगदान। ठीक है। 1930 की आर्थिक मंदी के उपरांत विकसित एवं विकासशील देशों में इस बात पर विचार किया गया कि व्यापार में आई मंदी को दूर करने के लिए क्या सुझाव रखा जाए। ठीक है। 1930 के पश्चात विभिन्न देशों में व्यापार संबंधी नियंत्रण एवं प्रतिबंध लगाए गए। सन 1940 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन की स्थापना की गई, किंतु शर्तों के कारण यह संगठन अपने उद्देश्य को सफल नहीं हो पाया। उसके बाद 1 जनवरी सन 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO अस्तित्व में आया। यह गेट का नया स्वरूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 151 है। ठीक। उसके प्रमुख तत्व हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व संगठन का योगदान में विश्व व्यापार संगठन समझौते में शामिल बहुपक्षीय व्यापार समझौते को लागू करता है। अपने सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय व्यापार वार्ता के लिए मंच उपलब्ध कराना। ठीक। सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवादों को हल करने में मदद करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति निर्धारण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना। मतलब ये इसका जो योगदान है वो बता रहे हैं। ठीक है। के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व व्यापार संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसकी विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन है। विश्व के प्रमुख व्यापारिक संगठन जिसमें पहला है यूरोपीय साझा बाजार, दूसरा है यूरोपीय स्वतंत्र बाजार, तीसरा है आपसी आर्थिक सहयोग के लिए परिषद जिसको कॉमकॉन भी बोलेंगे, और चौथा है लैटिन अमेरिका स्वतंत्र व्यापार संघ, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ, एशियन भी बोलेंगे उसको, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओप्स, और प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता जिसको गेट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे भारत का विदेशी व्यापार। भारत के विदेशी व्यापार का अध्ययन करने के लिए हम विश्व को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, चौथा अफ्रीका। अमेरिका में देखेंगे हम भारत के उत्तरी अमेरिका, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा से अच्छे व्यापार संबंध हैं। ठीक। उसके बाद यूरोप से भारत का लगभग 1/4 व्यापार होता है इसमें, और एशिया देशों भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार एशिया देशों में होता है। इसके अंतर्गत पूर्वी एशिया के देश, आसियान देश, वाना देश इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक। अफ्रीका के अंतर्गत है भारत का अफ्रीका से आयात व्यापार मात्र 9.7% है तथा निर्यातक व्यापार 8.8% है। यहाँ हमारा परिवहन, संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लेसन है वो समाप्त हुआ।